हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा आप सब जानते हैं कि सेल बायोलॉजी में आता है। सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमएससी एंट्रेंस हो या आपका बीएससी एंट्रेंस हो, आपका कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कहीं भी हो तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के टॉपिक से ज़रूर निकलता है। एक दो क्वेश्चन आपका ज़रूर निकलेगा। तो आपको एक दो क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, तो आपको टॉपिक पहले अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो आज हम इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया को लेके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने 9th और 11th में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बेसिक्स पढ़े हैं, तो उन बेसिक्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोगों के जो बेसिक होता है किसी भी चीज़ का, वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम उस टॉपिक को डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का कहीं भी किसी भी टॉपिक में बेस क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक पे ध्यान देना चाहिए। बेसिक चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए, तब हम उन चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक आज का इस वीडियो में। माइटोकॉन्ड्रिया को आप पहले से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल? हम किसी और ऑर्गेनेली को क्यों नहीं बोल देते? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का काम करती है। उसका एक फंक्शन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, विच जनरेट एटीपी इन ह्यूज अमाउंट, विच प्रोवाइड अस एनर्जी। CO2 वाटर लिबरेट करती है। हमने वो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन देखी है ना, कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो हमें एनर्जी देती है। CO2 वाटर निकलते हैं और ATP निकलती है, तो ATP आपको ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करती है, काफ़ी किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो आपके ब्लड के थ्रू हर बॉडी के पार्ट के हर सेल और टिश्यू तक एनर्जी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो वो काम आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। जो आपका फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में होता है, इसीलिए हम किसी और ऑर्गेनेली को पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहते। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। पूछ सकते हैं विच ऑर्गेनेल इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेकेंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। द माइटोकॉन्ड्रिया आर डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली ऑफ द सेल विच पार्टिसिपेट इन वेरियस फंक्शन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। जैसे एनर्जी से रिलेटेड होगा, एनर्जी लिबरेशन से रिलेटेड, सेल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये सेल ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होती है। Mitochondria were first described by रिचार्ड अल्टमान इन 1890 एंड कॉल्ड बायोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले रिचार्ड अल्टमान ने 1890 में डिस्क्राइब किया था, देखा था। उन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा था। हम माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट, कॉन्ड्रियोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अल्टमान ने इसको जो टर्म दिया था, जो डिस्क्राइब किया था, वो बायोप्लास्ट दिया था। जब तक कोई नहीं जानता था इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। फर्दर डिस्कवरीज हुई। द प्रेजेंट नेम माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइन्ड बाय बेंडा। ये पूछ सकते हैं हु कॉइन्ड द नेम बेंडा, तो सी बैंड नहीं, क्वेश्चन गलत बोल दिया। वो ये पूछ सकते हैं हु कॉइन्ड द नेम माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो नेम दिया था वो बेंडा ने दिया था। किस ईयर में दिया था? 1897 में दिया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट दिया था। अब जो प्रेजेंट नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो बेंडा ने दिया था 1897 में। यहाँ से अगर आपके कोई क्वेश्चन निकलता है MCQ में, तो आप ले सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं इजीली। देन नेक्स्ट हम चलते हैं उसके बारे में अब थोड़ा सा। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैरीज आउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सर्व एज साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ETC वगैरह के एंजाइम्स होते हैं, तो ये ETC में भी पार्ट करती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इसकी लोकेशन, दिस सेल ऑर्गेनली कैन बी प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। हमने देखा है कि जितने भी यूकेरियोटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में तो आप कितनी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती, और मेम्ब्रेन बाउंड तो वैसे ही नहीं होती। और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अभी हम इसका आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो यूकेरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में आपका एब्सेंट होता है। इट्स टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट इट इज़ प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। अगर हमें इसको इजीली आइडेंटिफाई करना है तो हम इसकी स्टेनिंग करते हैं जेनस ग्रीन बी के साथ। ये भी MCQ में पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप स्टेन करोगे तो आप किस केमिकल से स्टेन करोगे, तो जेनस ग्रीन बी से। मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं।
दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। आपको ये बात पता चल गई। माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड नियर वेयर एनर्जी रिक्वायरमेंट आर हैवीएस्ट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है, एटीपी देता है, जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड होता है। हर एक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे एडल्ट इंसेक्ट्स वगैरह जो होती हैं फ्लाई करने में, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, उन्हें फ्लाई करने में एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो एटीपी उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया ही तो देगा। या आपका ये स्पर्म होता है, तो स्पर्म में जो मिडल पार्ट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मूवमेंट करने के लिए आपको उस स्पर्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हमारे सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो वहीं पर होगा जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। फॉर एग्जाम्पल इन मसल सेल, सिक्रेटरी सेल्स एंड फ्लैजिला द कंसंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन फ्लैजिला वगैरह क्या करती हैं, मूवमेंट कराती हैं, तो हैवी होती है इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि ये क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा जितनी एटीपी की ज़रूरत होती है उतनी सप्लाई करती हैं। टोटल लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, जो मैंने बात अभी बताई है कि ये सब क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होता है। ये तो बेसिक सा डिफरेंस हो गया। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल रिमेन कांस्टेंट बट में चेंज अकॉर्डिंग टू फंक्शन एक्टिविटी, उनकी जो शेप है, चेंज है, वो वेरी करती है कि क्या है। जैसे बैक्टीरिया में आई थिंक 0.2 से 7 माइक्रोमीटर लेंथ होती है और उसकी शेप कुछ अलग सी होती है, और अलग स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज सबका अलग वेरी करता है, ठीक है। अब इसकी मेन बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर की। द सेल एज्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम ग्रैनुलर फिलामेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल। ये अलग अलग, अभी मैंने बताया ना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट शेप को ऑक्यूपाई एज्यूम करता है। किसी की फिलामेंटस होगी, किसी की ग्रैनुलर होगी, किसी सर्कुलर होगी, किसी की स्पेरिकल होगी, किसी की फिलामेंटस होगी, सबकी अलग होती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, डबल है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, तो पता होना चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया, एक मैं बात ऊपर बताना भूल गई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एंडोसिम्बायंट से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और डबल आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली भी होती है। ये आगे हम पढ़ेंगे, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली पूछा जाता है। तो अपने अंदर जो हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, दूसरा ये क्या होती है, एंडोसिम्बायंट से ओरिजिनेट हुई है, सेमी ऑटोनॉमस नेचर है इसका, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और दूसरा ये हमारी आरबीसी के अलावा, मैच्योर आरबीसी के अलावा सब में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किन में एब्सेंट होती है, मैच्योर आरबीसी में। ये लिख लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, 9th में भी आपने कभी पढ़ा होगा, पहले भी किसी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारी जो मैच्योर आरबीसी होती हैं उनमें एब्सेंट होता है, उनमें हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नहीं होता। उसके बाद आउटर वॉल क्या होती है, स्मूथ होती है, पोरस होती है, और इनर होती है, इनर मेम्ब्रेन एम्बर्ज हो जाती है, वो इन फोल्डिंग्स क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है अंदर की तरफ। ये देखो, ये आपको डायग्राम है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये पोरस होगी, ये इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन होगी इस तरीके से फोल्ड होके क्रिस्टी बना लेती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ा देगी तो लार्ज एरिया मिलेगा इसको, किसके लिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, उतना ही ज़्यादा क्या देगा, एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अभी हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दूसरा इसके पास राइबोसोम है, अभी हमने बात करी सेमी ऑटोनोमस, यानी इसके पास प्रोटीन मशीनरी होती है, राइबोसोम है। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और डीएनए का नेचर इंपॉर्टेंट होता है। जो ये एमएससी का एंट्रेंस होता है, सीयूटी, उसमें बहुत पूछा जाता है कि नेचर कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। यदि आपने स्ट्रक्चर ही नहीं ढंग से पढ़ा तो आप डीएनए नेचर कैसे बता पाओगे। तो कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, एंडोसिम्बायोएंट होती है, ठीक है। आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ चीज़ें क्वेश्चन इसमें से निकलते ही निकलते हैं। और ये जो ये वाली सेकेंड मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, ये इम्परमिएबल होती है, क्योंकि इनके पास एक टाइप का फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका कार्डियोलिपिन, अभी आएगा वो।
ये होती है आपके पास एम फेज। एम फेज में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जबकि सी फेज होती है इस तरफ, ये मैट्रिक्स की तरफ है, ये एम फेज है। याद रखना, मैट्रिक्स में होगी तो एम फेज हो गए, जिसके पास सेल ऑर्गेनल ही होते हैं, जिसके पास सेल ऑर्गेनल ही नहीं होती सी फेज। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, ये F1 F0 पार्टिकल होते हैं, ये इस क्रिस्टल से अटैच होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई चीज़ किसी से अटैच किसी फोर्स के थ्रू होगी, किसी चीज़ से अटैच तभी तो होगी, अदरवाइज वो तो फिक्स नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो F1 और F0 पार्टिकल होते हैं क्रिस्टल से अटैच होते हैं OSCP से, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन से अटैच होते हैं। तो इनका राइबोसोम, DNA, सेमी ऑटोनॉमस नेचर और ये सब इनमें पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के पास पोरस क्यों नहीं होती, उसके पास कार्डियोलिपिन होते हैं। कार्डियोलिपिन पे क्वेश्चन आ जाएगा कि उस फॉस्फोलिपिड का नाम बताओ जिससे इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है। सेमी पोरस क्यों नहीं होती, फ्रीली मूवमेंट क्यों नहीं कराती मॉलिक्यूल्स का, तो कार्डियोलिपिन की वजह से। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है, क्या बना लेती है, क्रिस्टल बना लेती है, जो ATP प्रोडक्शन का सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। ठीक है। द एम्फेज हैव सम स्ट्रॉक पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम्स होते हैं, उनकी तरह एनालॉगस होता है इन दोनों का, मतलब इनका फंक्शन एक जैसा होता है। तो पूछ सकते हैं कि